कि शायद ये कम्युनलिज्म जो है वो उन लोगों की करतूत है जो ये चाह रहे हैं कि दोनों पनपे। इस बात से हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो होती थी, लेकिन जाति के नाम पर, खाली जाति के नाम पर नहीं। जितना हमारे एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, उससे भी ऊपर इस देश की जमहूरियत के गले में फंदा लग गया है। इस देश के संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। जो आरएसएस बीजेपी हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। मैं जो टॉपिक है उस पर जाना इमीडिएटली चाहता हूँ। टॉपिक जो है वो है एक तरह का मिलिटेंट कम्युनलिज्म जो आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ। एक अजीब सा माहौल है जिसमें कि हर जगह पे अटैक हो रही है और कम्युनलिज्म जो है वो बढ़ते इसलिए जा रहा है। छोटी सी मैं समअप करूँगा, कम्युनलिज्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेरी जो समझ बनती है कि जैसे ही कास्ट की इशू जो है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, जैसे ही कास्ट की इशू को हम सामने लाते हैं और कास्ट में खास करके वो जो वंचित डिप्राइव्ड कास्ट्स हैं, वो जब अपनी बात आगे लाते हैं तो एक वायलेंस होता है कम्युनिटी के तरफ से, रिलीजन के तरफ से। तो कास्ट एंड कम्युनल जो कनेक्शन है हम आपको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये लगातार, कुछ लोगों ने कहा कि लगातार जो है आज़ादी के पहले से जो है एक माहौल है जिसमें कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म मतलब एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन पे अटैक करता है। और अटैक जो है इसलिए करता है क्योंकि एक तरह का पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन राजनीतिक है और उसका शक्ल जो है हमारे समाज में सामाजिक हो जाता है। तो ये पोलराइजेशन की वजह से कम्युनलिज्म का अटैक है। तो मिलिटेंट, मैंने कहा मैं इसको मिलिटेंट शब्द देता हूँ। ये एक मिलिटेंट कम्युनलिज्म आ गया है। ये अब उस तरह की चीज़ नहीं है कि हमें ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। पोलराइजेशन जो फॉल्ट लाइन है वो बहुत गहरी हो गई है और सिर्फ वायलेंस हमें दिख रहा है, सिर्फ चारों तरफ वायलेंस दिख रहा है। तो और इसका हमने अभी देखा किस तरीके से दोनों तरह का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम्युनलिज्म, हिंदू कम्युनलिज्म, मुस्लिम कम्युनलिज्म, दोनों कम्युनलिज्म जो है वो एक दूसरे का पूरक है। हमें हमेशा जो है इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि शायद ये कम्युनलिज्म जो है वो उन लोगों की करतूत है जो ये चाह रहे हैं कि दोनों पनपे। इस बात से हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात, वंचित समाज क्या करे, वंचित पसमानदा क्या करे। ऑपोजिशन पे हम नहीं जाते हैं। ऑपोजिशन ये क्योंकि टॉपिक जो है वो है एक, मैंने इसको वर्ड रडरलेस इसलिए कहा था क्योंकि रडरलेस मीन्स कि आपके पास नाव तो है लेकिन आप किधर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रडरलेस मतलब वो नाव जिसके पास खवैया नहीं, कुछ नहीं, आंधी आ रही उधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है। सो इट्स अ रडरलेस ऑपोजिशन राइट नाउ। सो अब ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पा रहा है, ऑपोजिशन की बात छोड़ दीजिए। लेकिन हम इस पे आते हैं कि एक पसमानदा समाज जो हमारा समाज है, हम और आपका समाज है, हम और आपकी कम्युनिटी है, ये क्या करे अभी वो किस तरीके से अपने आप को वो बाहर ले जाए, अपने आप को एक एम्पावर्ड महसूस करे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और वो उस पोजीशन पे आए जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो, जहाँ पे उसकी भागीदारी हो। ये कैसे होगा? हम कह देना बड़ा आसान है कि हम चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा इसके लिए जो है हमें एक रण बनानी चाहिए। और मैं फिर बाबा साहब पे जाता हूँ। बाबा साहब ने सबसे पहले बोला था एजुकेट योरसेल्फ। अगर हम एजुकेट अपने आप को करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से करेंगे, हम बढ़िया से ऑर्गेनाइज करेंगे। जो दूसरा उनका था, बिना एजुकेशन के हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइज करने अपने आप को जाएंगे हमें कोई और ऑर्गेनाइज करवा देगा। तो हम ऑर्गेनाइज अपने आप को, आज बिल्कुल ये क्लियर है कि हमारी पसमानदा समाज की ऑर्गेनाइजेशन कोई और कहीं बैठे करा रहा है, हम आप में से कोई नहीं कर रहा है। ये मुझे बिल्कुल इसमें कोई आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। तो जो ये सवाल है कि हम एजुकेट करें अपने आप को, और एजुकेशन के लिए मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बाजारीकरण है, एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बाजारीकरण है, लेकिन हम पसमानदा समाज को सड़क पे एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ते नहीं देखें, क्योंकि बाजारीकरण में जो सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है वो पसमानदा समाज पे है। एजुकेशन हमें नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन, और बिना एजुकेशन के ना तो हम ये लॉन्ग रन का मामला है, लंबी लड़ाई है एजुकेशन। शॉर्ट रन में
हम ये जानते हैं कि जब तक हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, हर एक उस बात को रेजिस्ट करना है जो हमें, मैं अक्सर ये कहता हूं, मैं समाज को रिंग्स विद इन रिंग्स देखता हूं। मतलब एक गोला है, उसके अंदर एक गोला है, जो सबसे कोर का गोला है, वो गोला जो है वो अमीरों का है, अगर अपर कास्ट का है, अमीर का है, वो गोला है, छोटा सा गोला है, बहुत कम लोग हैं, और वो सारे जो हैं, अब आप बढ़ते जाइएगा और गोले बनाते जाइएगा, सर्कल बनाते जाइएगा, तो हम सबसे आखिरी सर्कल में हैं, हम बीच में नहीं हैं, हम सबसे आखिरी सर्कल में हैं। और इस सर्कल का जो लाइन है उसको ये समाज फिक्स करना चाहता है। कास्ट ने फिक्स किया था, आज भी फिक्स करना चाहता, हम उस सर्कल के लाइन को तोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो रेजिस्ट करना है। हमारे अंदर जो है एक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी डेवलप करनी है। इसलिए क्योंकि जब हम रेजिस्ट करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो डर जो बैठाया जा रहा है, पूरा पसमानदा समाज आज के समय में बिल्कुल डरा हुआ है और वो इस तरीके से डराया जा रहा है हर तरीके से, तो हमको वो डर निकालना है। डर हम किसी दूसरे के डिपेंडेंट होकर नहीं निकाल पाएंगे, वो हम खुद ही अपने अंदर वो जज्बा लाएंगे कि हमें ये डर निकालना है। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो इस्लाम भी कहता है कि हम सबसे बात करेंगे, सबसे डायलॉग रखेंगे, कोई भी हो किसी भी तरह की बात करें, हम उससे भी डायलॉग रखेंगे और हम उसको अपनी पीड़ा बताएंगे। जब हम अपनी पीड़ा बताएंगे तो हमारी पीड़ा में जो लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, और जब साथ आ जाएंगे तो सॉलिडारिटी हो जाएगी। सॉलिडारिटी हो जाएगी तो हमको लगता है कि हम जो हमारी पर्पस है, मकसद है, वो हम हासिल कर सकेंगे। बहुत हद से नीचे कभी हम लोग किया नहीं, उसका 2-2.5 लाख रुपया है। हमारे लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, हम लोग किसी ठेकेदार, किसी भ्रष्ट अफसर या किसी इंजीनियर और डॉक्टर से पैसा नहीं लेते हैं, आपस में 2-4 साथी हैं, मिल करके करते हैं। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। इतने रात भर बारिश हुई है, भीग करके लोग आए हैं, बहुत लोगों को जाना है, नेपाल के बॉर्डर तक के लोग आए हैं, जाना है, आने में भी देर हुई। बहुत सब लोगों को हम लोग कितना 1200-1500 फूड पैकेट बनाए थे, सब खत्म हो गया, नहीं मिला होगा बहुत लोगों को। भाषण देने को भी बहुत लोगों को नहीं मिला होगा। हम लोगों से भी अच्छा बोलेंगे, लेकिन हम सबसे माजरत चाहेंगे और हम ये कहेंगे कि हम सब लोग एक साथ आएंगे, अपने अपने जिला में प्रोग्राम कीजिए। इसी तरह का प्रोग्राम जाति जनगणना के सवाल को, अभी एक सवाल है मिल गया है, उसमें हम लोगों की अहम भूमिका है। इस सवाल पर लोगों को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान, इस सम्मेलन से यही आह्वान निकला है कि हम लोग जिले जिले में जाएंगे, अपने लोगों को शिक्षित करेंगे। सरकार जो बदनीयती करेगी, सियासी पार्टियां जो बदनीयती करेगी, उन पर भी हमारी नजर है और हम लोग अपना नाम लिखाएंगे। 91 साल बाद ये जनगणना हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो होती थी, लेकिन जाति के नाम पर, खाली जाति के नाम पर नहीं। कितना IAS है, कितना IPS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम लोगों को आपस में लड़ाने की भी कोशिश होती है कि फलाना जात पिछड़े वर्ग में है, तुम्हारा ये हिस्सा मार ले, हूं से मल्ला। इसका कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा आ जाएगा सही, जो सही बात होगी सबको मानना पड़ेगा, चाहे पिछड़े हों, अगड़े हों। किनको कितना दौलत है, जगह है, जमीन है, गाड़ी है, मकान है, सबकी जनगणना सही हो, ये कई बीमारियों का एक साथ इलाज है, कई बीमारियों का इलाज है। आज आखिरी में हम कहना चाहते हैं कि इन सब चीज से ऊपर, कितना हमारे MLA होते हैं, MLC होते हैं, उससे भी ऊपर इस देश की जमहूरियत के गले में फंदा लग गया है। इस देश के संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। बाबा साहब का नाम लेकर के लोग तहस नहस कर रहे हैं। आज देखिए, पसमानदा शब्द, हमारे लोग डर रहे हैं जिनको वोट देते हैं पसमानदा कहने में, वो वैसी पसमानदा कह रहा है, सांड की तरह से भड़कते थे पसमानदा के नाम पर। हमको कहते थे पार्लियामेंट में कि ये क्या बखेड़ा आप शुरू किए हैं, अनवर साहब इतना अच्छे आदमी हैं। जो RSS BJP हम लोगों का जीना हराम कर दिया है,
वो आज पसमानदा का नाम ले रही है। लेकिन जिन लोगों का हम लोग वोट दे रहे हैं, तो ये हमारे से शुरुआत हुई है, हमारे से अंत होने वाली नहीं है। इसमें पसमानदा पिछड़ी बिरादरियों के तमाम जातियों के लोग इसमें आएंगे। हम लोग तो बहाना है, हम लोगों के कंधे पर लात रख करके उनको छलांग मारना है, फिर 224 में आना है। इसके लिए हम लोगों का नाम रोज रोज, एक दिन नहीं, एक वो मामला खत्म हुआ दूसरा मामला आ जा रहा। इसलिए उबाल में नहीं आना है, उबाल में नहीं, हिकमत अमली, 3 चीज याद करिए। उबाल में नहीं आना है, उत्तेजित नहीं होना है। उत्तेजित होइएगा तो जो चाहता है आरएसएस बीजेपी, उसके ट्रैप में चले जाइएगा। हिंसा का सहारा नहीं लेना है। दूसरी बात, हिकमत अमली से काम लेना है, दूरअंदेशी से। उबाल में नहीं आना है, हिकमत अमली और दूरअंदेशी से काम लेना है, ये मानते हुए कि अभी आपका वक्त है, हमारा दौर शुरू होगा। बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना होगा। आज हम वही फल चख रहे हैं जो हमारे पुरखों ने लगाया, तो हमें अब वो पेड़ लगाना होगा जिससे हम आने वाली पीढ़ी को फल दे सके। साथियों, आज हम बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहते हुए, जब अली अनवर साहब से इस कार्यक्रम के बारे में हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो इस प्रोग्राम के जब सोशल मीडिया पर हमने डाला तो बहुत सारे मुस्लिम लोग हमसे जुड़े हुए थे। उन्होंने प्रतिक्रिया देना शुरू किया कि ये ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को बांटना चाहते। हमने बहुत सारी स्टडी की और मुझे ऐसा लगा कि ये वो लोग हैं जो इस देश में जालिमों के साथ खड़े हैं, वही लोग इस मजलूम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अल्लाह ताला को हम लोग अगर मानते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। अगर वो हमारे असल में भाई होते तो हमारे साथ खड़े होते। और आज ये कार्यक्रम आप जो कर रहे हैं, ये उन्हें अरेंज करके आपके हक और अधिकार के लिए उन्हें लड़ना चाहिए था। ये काम वो नहीं कर पाए, तो क्या उन्हें अल्लाह ताला माफ करेंगे? ना यहां माफ करेंगे, ना वहां माफ करेंगे। इसलिए साथियों, हम पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, हम इसकी वकालत भी कर रहे हैं। हम इस देश में मूल निवासी और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लैक ऑफ लीडरशिप को कैसे भरपाई की जाए, उसके ऊपर नॉन स्टॉप हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम आप लोगों से भी विनती करना चाहते हैं कि अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इस दुनिया में कभी कोई कमजोर लोग लड़ाई न तो लड़ा है और ना वो लड़ाई जीत सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर लड़ना चाहते, अपना प्रतिनिधित्व चाहते, लोकतंत्र और संविधान में अपनी आस्था रखना चाहते और वो चाहते हैं कि वो हक और अधिकार मिले, तो आपको कमजोर लोगों को अधिकार नहीं मिलता है। आपको इसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। क्या तरीका है मजबूत बनने का? हम भी मजलूम है और आप भी मजलूम, हम भी पिछड़ा है और आप भी पिछड़ा, तो पिछड़ा पिछड़ा एक समान। आप कह रहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान कह रहे तो हमें ये कोई अतोशक्ति नहीं है, मगर जैसे आप हिंदू कहते हैं, हम लोग वहां इस बात का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो ना तो ये हिंदी का शब्द है, ना ही संस्कृत का शब्द है, ये पार्शियन शब्द है और इसका मतलब होता है बेविचारी, नीच, काला, करलुट्ठा, चोर। अगर इस देश में अगर ब्राह्मण या तथाकथित जो ऊंची जाति के लोग अगर हमें हिंदू कहते हैं, तो आप पसमानदा भाइयों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों को आप हिंदू कहना बंद कर दीजिए। आप आधा जंग जीत जाएंगे, आधा जंग जीत जाएंगे। बाकी के जंग जीतने के लिए हम अली अनवर साहब को कहना चाहेंगे, और आप लोग भी सुनिए, क्योंकि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते, न हमारे पास उतनी ताकत है, न यहाँ पर मंच पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति चाहे कि अकेले लड़ाई को लड़ ले, कोई नहीं लड़ सकते। हमें मिलजुल कर लड़ना होगा। मिलजुल कर लड़ने के लिए मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, और उस कोऑर्डिनेशन में इसी काम को करने के लिए रात दिन काम करने वाला मिशनरी तैयार करना होगा और समाज में भेजना पड़ेगा उन्हें काम करने के लिए। कौन सा काम करना है?
ये सिस्टम उनको समझाना है। कौन सा सिस्टम? कि तथाकथित 75 सालों से इस देश में छोटे बड़े 65,000 दंगे हुए, या तो इधर का दलित या अति पिछड़ा या पिछड़ा हो, या इधर का पासमानदा हो, यही लोग शिकार होते आए, वो लोग शिकार नहीं हुए। इसलिए साथियों, अगर आने वाली पीढ़ी को हम बचाना चाहते हैं तो बचाने का जो सिद्धांत है, हमें मजबूत बनना होगा। मजबूर बनके इस दुनिया में कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, मजबूर बनके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हमें मजबूत बनना होगा, और मजबूत बनने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समझौता करना होगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना होगा। काम ऊपर होगा, नीचे में असर दिखेगा। सभी जिला में जब असर दिखने लगेगा तो ना तो आपको राजनीतिक तौर पर कोई मजबूर कर सकता है, ना तो प्रशासन में आपका प्रतिनिधित्व कोई खा सकता है। हम आज के मौके पर इतना ही कहना चाहते, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करते कि फनाह के बाद भी सता रहा है कोई। फनाह मतलब होता है मरने के बाद, फनाह के बाद भी सता रहा है कोई, निशान कब्र की मिटा रहा है कोई। या खुदा कुछ और जिंदगी दे दे, निराश हमारे जनाजे से जा रहा है कोई, जा रहा है कोई। आज के इस अवसर पर इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों को आभार, धन्यवाद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।